मार्केट्स का मूड जोरदार है। सेंसेक्स ने 60,000 के स्तर को हासिल किया। निफ्टी भी जो है अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि कब 18,000 पर पहुंचेगा। लेकिन ऐसे में जो भी लोग मार्केट से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, चाहे स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड, उनके मन में यही सवाल है कि अब आगे क्या। और यही वो वक्त होता है जब नए निवेशक भी बाजार से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की रुचि दिखाते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, किन कैटेगरीज पर, किन सेक्टर्स पर उनकी नजर होनी चाहिए, और अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें या फिर अपने निवेश को डिवाइड करें। तो इस तरह के बाजार के मूड में एक निवेशक क्या करे, आज इसी सवाल को हम रखने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ने कैनेडा रोबोएको के हेड इक्विटीज श्री दत्ता भटवलदार, साथ ही में श्री दत्ता जी जो है वो कैनेडा रोबेको फोकस इक्विटी फंड के फंड मैनेजर भी हैं। तो इस फंड के बारे में भी मैं बात करूंगी और साथ ही में ये भी समझेंगे कि ऐसे बाजार में एक निवेशक की रणनीति क्या होनी चाहिए। थैंक यू श्री दत्ता सर, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए, बहुत अच्छा लगा। आपके जैसे लोग जब आते हैं और हमें इक्विटीज में और भी समझने में मदद मिलती है। तो अभी सबसे पहला सवाल तो आपसे यही, बाजार का मूड और बाजार को लेकर अब आपका आउटलुक क्या बन रहा है। एक जुबिलेशन हर तरफ नजर आ रहा है। बाजार में काफ़ी जुबिलेशन है, काफ़ी इंथुजियाज्म है, रिटेल इन्वेस्टर्स में भी काफ़ी इंथुजियाज्म है। और उसका ब्रॉडली रीज़न ये रहा है कि आपका जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, यानी कॉर्पोरेट इंडिया का जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सो मार्केट में एक सिक्लिकल टर्न अराउंड है इकोनॉमी में, और उसके 2 या 3 रीजंस हैं। एक है कि जो एक्सटर्नली फोकस सेक्टर्स है, एक्सपोर्ट फोकस सेक्टर्स है, वहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट ग्रोथ आया है, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा फिजिकल एक्सपांशन किया, वो एक रीज़न है। सो एक्सटर्नल सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं। दूसरा ये कि बैंकिंग सेक्टर में जितना लग रहा था कि जितना एनपीए हो जाएगा वापस से कोविड की वजह से, उतना हुआ नहीं है। और थर्ड ये है कि डोमेस्टिकली गवर्नमेंट एज वेल एज हाउस होल्ड्स, एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से फिजिकल पुश आया है डोमेस्टिकली भी, और हाउस होल्ड्स में जितना पेन आएगा, लोगों को लगा था कि सैलरीड क्लास की जॉब्स लॉसेस होंगे या कैश फ्लो लॉसेस होंगे, वो कुछ भी हुआ नहीं है। फ्रैंकली देयर इज मोर एट्रिशन, देयर इज अ वेज इन्फ्लेशन, सो सैलरीड क्लास हैज एंडेड अप एक्चुअली बेनिफिटिंग मोर। सो बी इट एक्सटर्नल सेक्टर, गवर्नमेंट का ग्रोथ पुश, बैंकिंग सेक्टर अच्छी सिचुएशन में है, और हाउस होल्ड कंजम्पशन करने की पोजीशन में है। तो जैसे इकोनॉमी ओपन होगा, कंजम्पशन और बढ़ेगा। सो ये जो सब फैक्टर्स है, इसके कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट सेक्टर्स को बेनिफिट हो रहा है, और वो एग्रीगेट बेनिफिट आप इंडेक्स लेवल पे देखते हो, क्योंकि इंडेक्स इज नथिंग बट एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स. So that's why there is a little bit of exuberance, jubilation. But at the same time, I should actually caution investors to not look at equity market more like casino from short-term perspective. Equity market हमेशा over a period of time कंट्री कैसा करता है, इकोनॉमी कैसा करता है, और जो इंडेक्स में स्टॉक्स है उनका प्रॉफिट्स क्या पेस पे ग्रो करता है, उस पे चलता है. सो वाइल इन नियर टर्म, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हाई वैल्यूएशन एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सुबरेंस, वी आर लिटिल कॉशियस. बट हमें ये लगता है कि सिक्लिकल अपटर्न है इकोनॉमी में, तो 2-3 साल के हिसाब से अभी भी इन्वेस्टर्स को स्टैगर्ड वे में एसआईपी के थ्रू कॉशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए. I will again actually warn investor not to go directly in direct equities, because it looks very fancy in short term, but without knowledge doing that can actually harm you. So that's how we are looking at market. So near term में हम थोड़े cautious है, but medium term में from 3-5 years perspective हमें लग रहा है कि cyclical upturn है economy में, including banking sector में. So हम लोग काफी positive है medium term से. ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि मतलब आप प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे देख रहे हैं, लेकिन आप वार्निंग जो दे रहे हैं बार बार, कि यही मैसेज आप अभी एक रिटेल इन्वेस्टर को देना चाहेंगे जो अभी देख रहा है बाजार की तरफ और उसे लग रहा है कि इक्विटी में जो है केवल मुनाफा ही मुनाफा, मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। उनके लिए आपके अभी क्या वर्ड ऑफ कॉशन में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई अभी सोच रहा है कि मैं निवेश करूं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? बेसिकली संदेश या मैसेज सिंपल है कि फोकस ऑन एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम इन मार्केट रादर देन ट्राइंग टू टाइम मार्केट, बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट दिस. अल्टीमेटली अगर स्टॉक प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ अंडरलाइंग प्रॉफिट ग्रोथ,
then वो profit growth given where India is over the period of, it is only going to grow. So हम लोग आज से per capita income 3,000 है डॉलर है, वो 5,000 7,000 हो ही जाएगा 5-7 साल में. So profit growth का direction clear है, बट उसको किस पेस पे डिस्काउंटिंग होता है मार्केट में, किस पेस पे लोग उसको डिस्काउंटिंग करना चाहते हैं और क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है मार्केट नियर टर्म में, वो ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट. एंड दैट्स वेयर आई विल टेल द रिटेल इन्वेस्टर्स कि विदाउट रिसर्च डोंट डू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, go through your advisors or go through mutual fund route, because that's where you have professional research services available effectively for your good. So फोकस ये मत कीजिए कि 3 महीने में क्या रिटर्न बन रहा है या 2 महीने में क्या रिटर्न बन रहा है. फोकस ये कीजिए कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा है आपके 100 रुपीज सेविंग पूल में, और वो एसेट एलोकेशन जब आप कर रहे हो तो इक्विटी एज एसेट क्लास जो कंपाउंड करता है आपका पैसा, जो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको हेल्प कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आर यू एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम इन मार्केट, ताकि आपको वो 10-12-15% CAGR ओवर 10 ईयर्स 5 ईयर्स मिले, जिसकी वजह से आपका एक साइजेबल पुल बने जिसको आप यूज कर सके किसी चीज के लिए. जनरली जो काफी सारा डैबलिंग होता है, इसको मैं डैबलिंग यूज करूंगा वर्ड मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर का 5,000 10,000 लगा दिया, उस पर वापस से 10,000 बन गया, दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली इट डजंट change anything in your life. Actually it doesn't create wealth. Wealth creation only happens when you patiently invest in market over a period of time for a longer time. Longer term. और नजरिया रखना होगा. तो आपने म्यूचुअल फंड की बात की, डायरेक्ट स्टॉक के मुकाबले आपको लगता है म्यूचुअल फंड अगर कोई निवेश की जर्नी शुरू कर रहा है तो उनके लिए अच्छे हो सकते हैं, तो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड एक बिगिनर को चुनने चाहिए श्री दत्ता सर? क्योंकि इक्विटी है, डेट है, इक्विटी डेट है, और अभी जिस तरह की वैल्यूएशन बाजार में है, तो आप क्या कहते हैं, प्योर इक्विटी फोकस म्यूचुअल फंड लें या फिर हाइब्रिड जैसी कैटेगरी के जरिए निवेश करें? पहले तो आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्ट इक्विटी मत कीजिए, मगर अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी करना है तो आप खुद का रिसर्च कर रहे हो कि नहीं, उस पर बहुत फोकस कीजिए. विदाउट नॉलेज डोंट डू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज वन. सेकंड, जब म्यूचुअल फंड्स की हम लोग बात करते हैं तो रिस्क प्रोफाइल ब्रॉडली स्टार्ट्स विद हाइब्रिड फंड्स, कि जो अभी एफडी कर रहे हैं बट जिनको इक्विटीज करना है उनको ऑफकोर्स कंजर्वेटिव हाइब्रिड या एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरीज में सबसे पहले करना चाहिए, अगर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इक्विटी का तो. बिकॉज एज यू सेड राइटली, अभी लोग सिर्फ अपसाइड देख रहे हैं कि मार्केट 50% चला है, 100% चला है, बट देयर विल बी मंथ्स व्हेन मार्केट विल आल्सो बी डाउन 10-20% एट सम पॉइंट इन टाइम. सो वोलेटिलिटी लेने का अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप हाइब्रिड फंड्स के थ्रू पहले जाइए, आइदर कंजर्वेटिव हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड, जहाँ पे आपको 25% से लेके 65-70-75% का इक्विटी एलोकेशन हो और बाकी डेट एलोकेशन हो. और अगर वो कर चुके हैं लोग और थोड़ा आगे है उससे स्टेज में, तो देन दे शुड गो फॉर प्योर इक्विटी. एंड प्योर इक्विटी में दे कैन स्टार्ट विथ लार्ज कैप फर्स्ट, देन दे कैन गो टू डाइवर्सिफाइड and accordingly large and mid, and then mid and small cap. That is how the risk profile changes. So हमेशा कौन सा कैटेगरी आप चूज कर रहे हो, इट इज अ फंक्शन ऑफ 2 or 3 थिंग्स. वन इज कि आपका होराइजन क्या है, दूसरा आपका एबिलिटी टू टेक वोलेटिलिटी कितना है, और तीसरा आपका रिस्क, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है. तो ये 3 पैरामीटर पे आपका लार्ज कैप से लेके स्मॉल कैप तक कैटेगरीज फिट होता है. सो आपको लार्ज कैप में सबसे कम वोलेटिलिटी मिलेगा, बट शायद रिटर्न भी थोड़ा सा 100-200 बेसिस पॉइंट यानी 1-2% ओवर 3 ईयर्स विल बी लेस. आपका स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होगा, बट वहाँ पे आपका रिटर्न भी शायद 1-2% ज्यादा होगा. बट जो वोलेटिलिटी होगा वो लेने का आपका कैपेबिलिटी है क्या नहीं, आपका वो 3-5 साल का ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो, वो आपको देखना चाहिए, उसके बाद में आपको फैक्टर होगा. मुझे ये बताइए, जो सिक्लिकल अपटर्न हम देख रहे हैं, इसमें कौन से वो सेक्टर्स हैं आपको लग रहा है कि जो आपको लग रहा है कि इन सेक्टर्स में जो है अभी जोश है और ये आगे अच्छी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स रखते हैं? सो मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, इट डिस्काउंट्स नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स. सो जहाँ पे आज जोश है वहाँ पे जनरली पैसा नहीं बनता है. वो तो इंथुजियाज्म होता है, वो तो टीवी पे लोग देखते हैं. वहाँ पे जनरली इट इज अ बैकवर्ड लुकिंग डेटा व्हेन ऑलरेडी इंथुजियाज्म इज देयर. सो वो जब आप देखोगे आज के मार्केट में, तो जहाँ पे इंथुजियाज्म कम है बट जहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं, एंड डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल स्टॉक्स और सेक्टर एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर, बट हम लोगों को लगता है कि जनरली प्रॉस्पेक्ट्स आपके जो डोमेस्टिकली ओपनिंग अप सेक्टर्स है, अगर पूरा वैक्सीनेशन हो जाए अगले 6-8 महीने में, तो जो पूरा इकोनॉमी ओपन हो जाएगा, उसकी वजह से जो बेनिफिशियरी सेक्टर्स है,
जैसे आपका फाइनेंशियल्स है, जैसे आपका इंडस्ट्रियल्स है, जैसे आपका कैपिटल गुड्स है, जैसे आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, ऑटो है, ये सब सेक्टर्स हमें लगता है कि ये सब पे इम्पैक्ट आया था लास्ट 1.5 साल। जैसे जैसे लोग रिटर्न आएंगे उनके ऑफिस में, दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग, द बिजनेसेस विल स्टार्ट एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल, ये सब सेक्टर्स जो है वो बेनिफिशियरी है। जबकि जो एक्सटर्नली फोकस सेक्टर्स है, आईटी है, फार्मा है, आपका केमिकल्स है, एक्सपोर्टिंग अदर सेक्टर्स है, वहाँ पे अच्छा ही होगा, बट वहाँ पे काफी सारा डिस्काउंटिंग मार्केट ने कर लिया है, क्योंकि दैट इज नोन। वहाँ पे अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है, वो नोन है, क्योंकि अभी हो रहा है। जहाँ पे नहीं हो रहा है, जो हो सकता है अगले 12 मंथ्स के लिए या 24 मंथ्स के लिए, वो सेक्टर मैंने आपको ओपनिंग अप सेक्टर के जरिए बताया। इसमें एक ही रिस्क है कि अगर गलती से बड़ा कोविड थर्ड वेव आ गया एंड वी अगेन हिट the roadblocks, then those sectors will again get impacted, because their earnings is a function of basically कि इकोनॉमी कितना ओपन होता है और कैसे चलता है। राइट। मैं आपके कैनरा इक्विटी जो रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड है उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगी। आप इससे फंड को मैनेज कर रहे हैं और बहुत ही फोकस करके 30 कंपनियों के शेयर इसमें शामिल रहेंगे। तो ये इतना नैरो डाउन अप्रोच जो आप लोगों ने रखा है, और बाजार के इस मूड में क्या आप अपने उसमें कुछ सेक्टर्स में बदलाव करें? क्योंकि अभी जब मैं देखती हूँ इस फंड को, तो मुझे बैंकिंग का पलड़ा भारी दिख रहा है। बैंकिंग क्षेत्र पर आपका फोकस ज्यादा है यहाँ पर। जैसे मैं बोला कि हमें लगता है कि बैंकिंग में या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में या इंडस्ट्रीज में अगले 4 से 6 क्वार्टर में, 8 क्वार्टर में ग्रोथ ज़्यादा आएगा, इसलिए वहाँ पे फंड में फोकस ज़्यादा है। हैविंग सेड दैट, फोकस फंड का आइडिया ये है कि एज अ कैनरा रोबेको 2-3 रीज़न थे हम लोगों ने क्यों लॉन्च किया। एज अ कैनरा रोबेको हम लोगों का एक एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है कि वी आर गुड एट स्टॉक सिलेक्शन, बट रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मोर डाइवर्सिफाइड, full almost 40-45 stocks, 50 stocks, 55 stocks depending on the size of the fund. तो हमें ये लग रहा था कि अगर हमारा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है and there are investors who are asking for a product where we can actually concentrate, where we can accentuate our positioning, same stocks or similar stocks but accentuated position, ताकि अल्फा ज़्यादा बने over 3-5 year. That's why we launched this category, where we thought that the idea of stocks or the idea of basic sectors will remain same, but the positioning will be far more accentuated, far more concentrated, so that the alpha over 3-5 year would be very high. So ultimately wealth creation happens in very, very strong businesses experience a very strong growth in a particular decade, और उसका रिप्रेजेंटेशन इसी टाइप के फंड में हो सकता है, क्योंकि बाकी सब फंड में इन्वेस्टर का वोलेटिलिटी लेने का एपिटाइट नहीं है, और इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे कैनरा रोबेको का जो स्किल सेट्स है वो रिफ्लेक्ट और कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में होगा। और ये 2-3 रीजन थे जिसके से हमें लगा कि यहाँ पे आपको ये फंड लॉन्च करना चाहिए और इसका प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है। नॉट ओनली दैट, इट इसमें आल्सो देखेंगे जो टॉप की कंपनियों का हम इसमें देखेंगे पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगा, टॉप की कंपनियों के शेयर्स इसमें ज्यादा रहेंगे, मार्केट कैप के हिसाब से जो बड़ी कंपनियां वो ज्यादा हैं इसमें। नहीं, इसमें जनरली फोकस अराउंड 65-35 रहेगा on a normalized basis. So 65% would be large cap and 35% would be mid and small cap. At Canara Robeco, actually, we believe that market cap is not more important. What is more important is कि कौन सा companies है जो small cap हो, mid cap हो, large cap हो, जहाँ पे within their sector as a niche they are creating far more value than the competition. Because once you are creating more value, more consumer will actually take your products or services. If that happens, of course, the normal profit growth for your company would be superior to the others. And if that happens, of course, the stock price outcomes will be better. And that's where the focus is, whether it is mid cap, small cap or large cap. Idea ये है कि to have niche companies who can actually deliver superior growth to the system or so those sectors. राइट। तो इसमें आप अगर कोई किन तरह के निवेशक को कैनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी जैसा फंड खरीदना चाहिए? सो फोकस फंड जो कि ये 30 स्टॉक का फंड है, हमेशा उन्हीं इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए जिनका होराइजन मिनिमम 3 years है, मिनिमम, एंड आई एम सेइंग मिनिमम 3 years है, because we don't even internally look at 1 year return for this fund, because it's going to be a very concentrated fund vis-a-vis the index or the market. तो होराइजन एक है। दूसरा ये है कि जो इन्वेस्टर ज़्यादा वोलेटिलिटी ले सकता है, बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड फंड, तो वोलेटिलिटी इन रिटर्न्स विल बी आल्सो बी हायर, बट एट द सेम टाइम थर्ड is what he should look at,
कि कैन ही गेट अ लार्जर अल्फा ओवर 3-5 ईयर, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज कि while it will be little more volatile because of its concentration, the horizon has to be little higher, but your alpha creation will also be higher because these are select few companies where we believe कि growth superior रहेगा as compared राइट। to the market. ओके श्रीदत्ता सर, अभी जैसे मार्केट भागे और एक बुल रन हम देख रहे हैं, और अब यहाँ से क्या इस फंड में आप लोग कुछ बदलाव करेंगे, कुछ शेयर्स बदलेंगे, या अभी ऐसा ही रखेंगे, कुछ आपको कहीं और वैल्यू नजर आ रही है? सो फंड में हमेशा ऐसा ही होता है कि बदलाव होते रहते हैं, बट कितने हद तक होंगे, 30 स्क्रिप्ट्स है। सो ऑन एन एवरेज बेसिकली एक साल में शायद 5-7 बदलाव होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, उससे ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे, और उसमें भी विद इन द सेक्टर चेंजेस होंगे। बट ये जो सेक्टर का स्टांस है जनरली, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि डोमेस्टिकली फोकस, ये आप लोग तभी चेंज करेंगे जब हम लोगों का थीसिस गलत हो जाएगा। When you are actually looking at future, you have to always create a thesis, back it with your positioning, and that thesis is a function of certain data points. अगर वो डेटा पॉइंट चेंज नहीं हुए तो ही मेजर चेंज होगा पोर्टफोलियो में, अदरवाइज यानी अभी फोकस डोमेस्टिक मार्केट के पर ज्यादा है, आपको लग रहा है दैट इज गोइंग टू टेक विल बी द नेक्स्ट that will be ट्रिगर? the theme for at least next, yeah, if that thesis breaks, then only there will be sizable change in the portfolio sector composition. सो राइट नाउ यू आर सीइंग दैट अभी जो है, जो स्टीम है और सब कुछ जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में ही आप देख रहे हैं, राइट? ऐसा लगता है, नॉट दैट Okay. एक्सटर्नल सेक्टर्स विल नॉट डू वेल, बट लगता है कि डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स विल डू इवन बेटर। राइट। अच्छा, अब बस मैं क्लोज करूं इससे पहले, मार्केट जिस लेवल पर लग रहा है ओवर हीटेड आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है ये और जा सकता है ऊपर, या करेक्शन आ सकता है? ये अभी मैं 15 साल से मार्केट में हूँ, मैं कभी गेस नहीं कर पाया हूँ कि अगले 3 महीने में क्या होगा, सो आई विल नॉट ट्राई माय लक। द ओनली थिंग दैट आई वुड टेल यू इज दैट हमेशा मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ वैल्यूएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। तो अगर प्रॉफिट ग्रोथ में सरप्राइजेस आए तो फिर मार्केट यहाँ पे भी शायद रुक जाए और नहीं गिरे कभी भी अगले 6 महीने के लिए, जस्ट कंसोलिडेट हो। हमारा ब्रॉडर थीसिस वही है कि प्रॉफिट साइकिल अच्छा है, there is a upturn in the economic cycle, so market is more likely to consolidate in a zone rather than correcting in a big manner, but at the same time anybody and everybody should be caution enough that he's not coming at a very cheap valuation. So from a 3 years perspective, you should come in market in a staggered manner. Don't come with a 3-month view at this point in time at all. थैंक यू सो मच श्रीदत्ता सर, थैंक यू Thank- फॉर योर वाइज वर्ड्स। आई थिंक नए निवेशक हो या फिर वो लोग जो ऑलरेडी बाजार में निवेश कर रहे हैं, उन सब के लिए आपने कुछ ना कुछ टेक अवे आज की इस बातचीत में दिया है। बहुत धन्यवाद आपका Money9 से बात करने के लिए। Thank you Priyanka for having us. Thank you. सो श्रीदत्ता भनवलदार मेरे साथ है कैनेरा रोबोइको के, और कहते हुए कि बाजार में वो करेक्शन नहीं बल्कि कंसोलिडेशन का फेज देख रहे हैं, और जिस तरह से भारत की कंपनियां अब एक तरह से एक जो पूरा एक समय रहा जहां बहुत रुकावटें रही, उससे उबरते हुए नजर आ रही हैं। तो अगर Money9 में इस तरह की बातचीत आप देखते रहना चाहते हैं तो Money9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी इस तरह की बातचीत, हमारे मेहमान आपको कैसे लगते हैं। कोई सवाल हो तो वो भी पूछें। Money9 देखते रहिए। नमस्कार।